पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। पिछड़ा गायब हो गया, पिछड़ों ने लड़ाई लड़ी थी। और देखिए, समाजवादी पार्टी का यह अत्यधिक घटिया चरित्र है। देवी देवताओं और सनातन में प्रहार और गालियां दे रहे थे, आज वह भी राम को चोला पहन लिए हैं। हम तो इसमें धन्यवाद देंगे वारे मोदी जी, अरे वारे योगी जी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। यूपी की सियासत में एक बार फिर ब्राह्मण वोट की चर्चा तेज है। सवाल यह है कि आखिर ब्राह्मण ऐसा कौन सा सियासी समीकरण है जिसके लिए कभी पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को अपना फॉर्मूला बदलना पड़ा है। जिस राजनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक लंबे समय तक केंद्र में रहे, उसी राजनीति में अब पंडित की एंट्री क्यों हो रही है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साध कर अपनी सोशल इंजीनियरिंग का नया मॉडल तैयार कर रहे हैं? उधर मायावती भी समाजवादी पार्टी की इस कवायद पर सवाल उठा रही हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करने वाली मायावती का आरोप है कि सपा चुनावी स्वार्थ के हिसाब से अपने फॉर्मूले और जातिगत समीकरण बदल रही है। आबादी सीमित होने के बावजूद ब्राह्मणों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनावी गणित बदल सकता है। इसको लेकर हर दल पिछड़ों का मसीहा बनना चाहता था और हर कोई पंडितों का आशीर्वाद चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वाकई किंग मेकर है? क्यों दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले दल भी अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण वोट सत्ता की चाबी है या फिर सिर्फ चुनाव से पहले इसे बनाया जा रहा है एक सियासी नैरेटिव की तरह? क्या यूपी की सियासत में ब्राह्मण हॉटकेक है और क्या पंडितों के भरोसे 2027 का सियासी गणित बदल जाएगा? हम ऐसे तमाम सवालों की आज पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान सुर्खियों में है। पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। ब्राह्मण समाज के लोग नहीं है पार्टी में। और मैं एक बात और कह दूं, समाजवादी पार्टी सारे जाति, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय सबका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है, अल्पसंख्यक भी, सारे लोग हैं। पंडित भी है, ठाकुर भी है, यादव भी है, कोरी भी है, नाई भी है, लोहार है, कुहार है, पासी है, कोरी है, धोबी बिरादरी है, कुर्मी बिरादरी है, निषाद बिरादरी है। कोई ऐसी बिरादरी, कोई ऐसा समाज नहीं जो समाजवादी पार्टी में ना हो। और यही असली समाजवाद है। जो प्रभु श्री राम की सेना थी, उसमें कौन लोग थे? वानर भी था, भालू भी था, रीछ भी था। तो ऐसे समझ लो, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान। तो जो समाजवादी पार्टी की सेना है, समझ लो ये प्रभु श्री राम की सेना है। इसमें सारे जाति, बिरादरी और मजहब के लोग हैं। और इस बार हम सब मिलकर राम जी की सेना, समाजवाद की सेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश से विदाई देंगे और अपने नेता अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है
और गरीब विरोधी भी है। समाजवादी पार्टी का यह अत्यधिक घटिया चरित्र है। जिस प्रकार से विधानसभा में उन्होंने अराजकता पैदा करने की कोशिश किया, जो समाजवादी पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये गुंडागर्दी करने वाले हैं, ये अपराध करने वाले हैं, ये माफिया लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं, ये रामद्रोही लोग हैं, ये भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, ये श्री राम लला के जन्म स्थान पर ताला लगा करके रखने वाली पार्टी के लोग हैं। उसके लिए आंदोलन जिन लोगों ने किया, गोलियां जिन लोगों ने खाई, जेल की यातनाएं जिन लोगों ने सही, बलिदान जिन लोगों ने दिया, उनका अपमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग करने का काम कर रहे हैं। साधुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, राम भक्तों, कृष्ण भक्तों, शिव भक्तों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आमतौर पर ब्राह्मण या पंडित जिस तरीके से भारतीय राजनीति में समय समय पर अपनी प्रासंगिकता को सामने खुद से नहीं लाया, राजनीतिक दलों के जरिए जो सामने आती रही है, उससे कई तरीके के आकलन और कई तरीके के सोशल इंजीनियरिंग ऐसे फॉर्मूले बनते रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने आमतौर पर कोई भी ऐसा अपनी तरफ से किसी फॉर्मूले पर या किसी समीकरण पर मुहर नहीं लगाई है कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये अलग बात है कि जो भारतीय समाज है, जिस तरीके की अपनी पूरी संरचना है, उसमें ब्राह्मणों को एक आदर भाव और सम्मान के भाव से न सिर्फ देखा जाता है, बल्कि कई चीज़ों पर उनकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से तब जब आप विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में रुचि ले रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में भी, मेडिकल के क्षेत्र में भी, हर जगह पर, हर विधा में अपनी तरह से जो सामने चीज़ें रखी जाती हैं, उसके आधार पर राजनीतिक दल अपनी रणनीति को तैयार करते हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलितों और ब्राह्मणों को भरपूर टिकट दिए और 2007 में गठबंधन की राजनीति का अंत हुआ। मायावती की बहुजन समाज पार्टी को फुल फ्लेजेड सरकार में अपने बहुमत के दम पर सरकार बनाने का मौका बना। आगे चल करके यही चीज़ 2012 में अखिलेश यादव के सामने भी स्पष्ट हुई। उससे आगे बढ़े तो 2017 तक आते आते, क्योंकि बीच में 2014 का लोकसभा चुनाव भी था और बीजेपी ने, खासतौर से अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की गोलबंदी की, उसमें मायावती और अखिलेश यादव का जो जातीय समीकरण की गोलबंदी थी वो बहुत पीछे छूट गई और 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटें 80 में से जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रच दिया। 81 उनकी अपनी थी, 2 सहयोगी दलों की थी। तो ये जिस तरीके का कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद अब सारे हिंदुआने को किस तरीके से छेड़ा जाए, किस तरीके से मरोड़ा जाए, किस तरीके से अपने पाले में किया जाए, इस बात की रस्साकशी हर राजनीतिक दल में चल रही है। और इस बार पंडितों को खास तौर से सामने रखा गया है, वो भी इसलिए क्योंकि पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने बनाया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम से, 2024 में वो फॉर्मूला काम कर गया। अब उस पीडीए की अलग अलग तरीके की व्याख्या हो रही है, क्योंकि राजनीति समय के साथ आगे बढ़ती है। हमारे साथ आज इस चर्चा में अमलेंद्र त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, विवेक पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजीव उपाध्याय जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता, शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा से, शरद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में हैं। मैं सबसे पहले विवेक जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीडीए के और कितने मायने हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ताकि थोड़ा सा हमारी चर्चा को भी एक रंग मिल जाएगा, कुछ खुलासे हो जाएंगे, अच्छा लगेगा हमें दर्शकों के सामने बताते हुए कि अब तक जो
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आप समझ रहे थे, उसमें पीडी का मतलब अखिलेश यादव ने पंडित बताया है और बाकी का विस्तार विवेक पांडे जी दे रहे हैं। देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, पीडीए संविधान का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है और प्रारूप है। जिस तरह संविधान में आप अपने अपने अनुसार अपनी अपनी दी हुई व्यवस्थाओं को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह संविधान के अंदर दी हुई अनुच्छेदीय शक्तियों को आप अपने समाज के अंदर पूरी तरीके से सामाजिक जीवन का निर्वहन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह पीडीए की व्याख्या को जिसको जो उचित बन सकता है वो अपने अनुसार देख सकता है, अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकता है। पीडीए का सार्वभौमिक अर्थ यही है कि जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या जो उत्पीड़ित, शोषित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो सभी पीडीए की परिभाषा में शामिल हैं। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ी बिरादरी का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक से ना हो, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो। जो भी उत्पीड़ित है, जिसके भी अधिकारों से उसको वंचित किया गया, जिसके भी संवैधानिक अधिकारों पे कुठाराघात किया गया, वो सभी पीडीए के दायरे में। तो मुझे लगता है पीडीए में उलझ करके आज भाजपा इतनी हतोत्साहित है और भाजपा के लोग आए दिन पीडीए की व्याख्या ढूंढते हैं। भाई क्यों ढूंढते हैं? भाई अपने विकास कार्यों पे फोकस करिए, अपने विकास कार्यों की चर्चा करिए। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि एक संत की सरकार है और उत्तर प्रदेश के वैदिक गुरुकुलों की संख्या लगातार घटती गई। मदरसों को 489 करोड़ का बजट देके आधुनिक करने की बात करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ बताते हैं मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। तो सरकार की न नीति स्पष्ट है, न नियति स्पष्ट है। पीडीए की व्याख्या जिसको जाननी है वो पहले ये बता दे कि 2.3 करोड़ के धक्के हर रोज सूचना, मीडिया, प्रचार प्रसार के योगी जी को क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्यों उनके पीछे धक्का लगाया जा रहा है? भाई जनता के टैक्स का पैसा है, कल्याणकारी योजनाओं में लगाना चाहिए था। अगर 9 साल का हिसाब करें तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी राशि 800 करोड़ के आसपास जा रही है। और अभी तक इतना विकास किया कि 2.3 करोड़ का धक्का हर रोज देना पड़ रहा है इनको अपना विकास दिखाने के लिए। तो वास्तविकता यह है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार सर्कस बन चुकी है। आए दिन केवल 12 बजे सोकर उठते, बयान तो ऐसे देते हैं अपने पद की गरिमा को गिराते हुए, जैसे लगता है कि वो जब कोई राजा सो रहा होता है तो उसके जो नुमाइंदे होते हैं गुसल खाने के बाद टॉवेल और गर्म पानी लेकर के खड़े रहते हैं कि 12 बजे सोकर उठते हैं, 4 बजे सोकर उठते हैं। ऐसे घटिया और वाहियात बयान दे करके उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने वाले, मुझे लगता है कि अपने पद की गरिमा को गिराने का काम। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है विवेक जी। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि अगर आप या आपके लीडर उत्पीड़ित ही बोल देते कि भाई जिसको जिसको पीड़ा हो रही है, किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो, वो पीडीए में शामिल है, जो बात आपने कही, ऐसा ना करके उसको भंजन करके बताना और उसमें फिर अपना अपना कोना ढूंढना, ये जरूरी था क्या? आपने तो बड़ी अच्छी बात कही है। बिल्कुल जरूरी था, क्यों नहीं सुझाव दिया? बिल्कुल जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था, ताकि हर समाज, हर बिरादरी, हर वर्ग के लोगों को पीडीए के अंदर अपना स्थान कहां है ये ढूंढने में समस्या न पैदा हो, ताकि उनको ये सहज महसूस हो कि पीडीए की जो व्याख्या है और पीडीए के अंदर जो समाहित उनके लिए एक योजना है वो सीधे सीधे उनके संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने से। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को फिर बहुत समय निकल जाएगा। राजीव उपाध्याय जी भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। लंबे समय के बाद कोई बसपा की तरफ से पक्ष रखने के लिए टेलीविजन पर मिला है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। अरे आपके मंच पे मेरे सीनियर उपलब्ध हैं भाई, शीशी चतुर्वेदी जी, उनको मैं प्रणाम कर लूं पहले, क्योंकि हमारे सीनियर लॉयर भी हमारे। आपको पता है कि असली तीर कहां से आएगा, तो आप पहले अपना मोर्चाबंदी, मतलब ये भी पीडीए के अंतर्गत ही आता होगा। अच्छा है, ये बढ़िया है। वैसे सभी पंडित हैं यहाँ पे आज, इंक्लूडिंग मी। तो राजीव जी, शेखर जी, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आपने विवेक जी का ओपनिंग कमेंट सुना है, तो इसमें कुछ आपको लगता है कि उन्होंने ऐसी बात कही है जिसको बसपा डिनाई करने की स्थिति में हो, या बसपा का उस पर कोई तर्क हो? नहीं शेखर जी, सबसे पहले तो इस विधानसभा के और हमारे पार्टी के एक विधायक, जनप्रिय नेता, रसड़ा विधानसभा के बिल्कुल जनप्रिय, कल आप लोगों ने देखा होगा टीवी चैनलों पे किस तरह से नहीं उमाशंकर जी से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी थे, और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम आज की खबर की तरफ से भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और अब आते हैं हम लोग मुद्दों पे। क्रिया प्रतिक्रिया तो अब चलती रहेगी अगले 6-7 महीनों तक, जब तक 8 महीनों तक, जब तक चुनाव नहीं होता है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी
पार्टी को मजबूत करने के लिए व्याख्या अपनी अपनी तरह से करेगा, लेकिन शेखर जी एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि ब्राह्मण पे इतना चर्चा क्यों हो रहा है, इस चीज पे हम आते हैं। देखिए, आज पिछले 10 सालों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ब्राह्मण वर्ग, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और जो विवेक भाई थे हमारे वो जानते हैं कि बहुतायत ब्राह्मण की संख्या वोट में परिवर्तित जब होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को दी है पिछले 10 सालों में। और 10 सालों में एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ब्राह्मण खुद ही दुखी है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्रजेश पाठक जी बहुजन समाज पार्टी से इंपोर्ट किए गए थे, मनोज तिवारी जी अखिलेश जी के यहां से इंपोर्ट किए गए थे, जतिन प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी से इंपोर्ट किए गए थे। तो दिक्कत यह नहीं है कि आप इंपोर्ट कहां से करते हैं, दिक्कत यह है कि जो वह ब्राह्मण कहां जाएगा जो आपके लिए दरी बिछाने से लेकर के और आपको सत्ता तक पहुंचाने का कार्य किया, जो भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण था। एक बात तो ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ब्राह्मण खुद ही दुखित है कि जब दूसरे दल के नेताओं को इंपोर्ट कर लेंगे आप सत्ता में आते आते, तो हमारी जरूरत कहां है। वहां ब्राह्मण छलावा अपने को महसूस कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण पे चर्चा हो रही है। दूसरी बात, इन 5 वर्षों में आपने एक जाति विशेष से दूसरी जाति विशेष की जब गणना या वर्णन करने लगे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक समाज के अंदर चलन या एक वो कह ले कि एक समाज के अंदर संदेश जा रहा था कि आप तहसील चले जाइए, थाने चले जाइए, चौकी चले जाइए, या ब्राह्मणों का अपमान पे अपमान हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ब्राह्मणों की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, हत्याएं क्यों ज्यादा हो रही है, ये समाज के अंदर, हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा, लेकिन कम भी नहीं। और ये एक समाज के अंदर संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी का वो जो एक जाति विशेष का मुख्यमंत्री, जो अपने को संत भी कहते हैं लेकिन जाति भी दर्शाते हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपने को पीड़ित महसूस कर रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग हुआ है। और निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में शेखर जी आप समझिएगा कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से हटेगा, और निश्चित तौर पे हटेगा। कितना हटता है और कहां जाता है, इसका आकलन अभी हम सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि वो ये आपने राजीव जी बड़ी मतलब मौजूद बात कही है कि हटेगा ये तय है, जाएगा कहां ये तय है। हाँ, जाएगा कहां ये तय नहीं, अंदर तय है। ठीक, हाँ, जाएगा कहां ये अभी तय नहीं है। मैं नहीं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं वो बहुत, हाँ एक चीज जरूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में प्रत्याशी जहां ब्राह्मण रहेगा, वो चाहे बीएसपी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, वो उस ब्राह्मण को, अगर 2 ब्राह्मण एक विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और अगर पहला ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा ब्राह्मण किसी अन्य दल का है, तो अन्य दल को बहुतायत ब्राह्मण पसंद करेगा। ये तय मानिए 2000 अगले 27 के चलिए ठीक है, ये अच्छा है। हमारी चर्चा में कुछ जो स्ट्रेटेजी है वो मतलब टिकट बांटते समय भी सब लोग को ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से कृष्ण मोहन जी, ये सारी लीड्स आपके लिए हैं, बाकी दलों में क्या क्या पक रहा है। शिशिर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक छोटी सी बात और रख लूं मैं। अच्छा, रख दीजिए। एक छोटी सी बात रख लूं। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी को इस बात के लिए इंगित करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज से हम सब लोग हैं, तो इसलिए इंगित कर रहा हूं कि देखिए, हर जाति का आपने विंग बनाया है, हर जाति का सम्मेलन करते हैं आप, हर जाति के विधायक, सांसद और पार्षद बैठते हैं अपने अपने जाति गुटों के साथ। हमारे जाति वालों ने लिट्टी खाना, उनके अंदर जो है ना बाटी चोखा गले के अंदर की हड्डी बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, और ये एक चीज जो है ना पूरे ब्राह्मण समाज में फैल गया। वो चाहे जिस दल का ब्राह्मण था, इस पे बड़ी प्रतिक्रिया करी कि ये कौन से प्रदेश अध्यक्ष हैं जो नोटिस जारी कर रहे हैं हमारे विधायकों को, हमारे बिरादरी के विधायकों को। इसका जवाब कृष्ण मोहन जी से हम ले लेंगे। ठीक, ये गले की हड्डी बना हुआ है। नहीं, आप अगर लिट्टी चोखा खाना चाहें तो मैं कृष्ण मोहन जी से व्यक्तिगत रूप से भी कह सकता हूं, ऐसा नहीं है। वो लिट्टी चोखा वो तो हम लोग खा लेंगे, वो अलग विषय है। ठीक है, अभी हम शिशिर जी के पास चलते हैं। शिशिर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, बाकी सबसे तो मुझे राजनीतिक सवाल रखने थे, वो मैंने रखे हैं।
आपके साथ में मैं ब्राह्मणों की बात खुल करके इसलिए कर सकता हूं क्योंकि राजनीतिक दल तो अपनी तरफ ले जाएंगे। ब्राह्मणों की एक खास बात है कि ब्राह्मणों का कोई एक सर्वमान्य नेता है नहीं। मतलब यह बात अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी नहीं कही कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूं। यह बात एनडी तिवारी ने भी कभी नहीं कही कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूं। माता प्रसाद पांडे भी नहीं कह सकते और ना ही सतीश चंद्र मिश्रा कह सकते हैं सब ब्राह्मण हैं, सब ब्राह्मण। लेकिन यह क्लेम कोई नहीं करता कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूं। जैसे राजभर ओम प्रकाश राजभर आज क्लेम करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं यादवों का नेता हूं, वहां लालू यादव कहते थे। लेकिन ब्राह्मणों के लिए यह चीज नहीं हो सकती, कहता भी नहीं है कोई। हमारे पैलग्गी होती है और उसके बाद जाइए विजयी भव, खुश रहिए, ये पा करके ऐसे हाथ से और निकल लेता है। वो किसी भी दल का हो, इससे मतलब भी नहीं रहता है। तो ये जो अपनी लिगेसी है, मतलब ब्राह्मणों की यही लिगेसी है। हमने हर तरीके के प्रतिनिधि बना दिए हैं, हमारा कोई प्रतिनिधि है नहीं। हम सम्मेलन करते नहीं और सभा लगाते हैं। लिट्टी चोखा राजनीतिक था, उसमें महक आ रही थी, उसका जवाब कृष्ण मोहन जी देंगे। लेकिन बाकी कहीं कोई भरता बनाने में और लिट्टी चोखा खाने में कोई परहेज नहीं। तो ये कैसे समझा जाए ब्राह्मणों को लेकर के? जो पीडी में, पीडीए में पीडी का मतलब ब्राह्मण, कैसे समझें इसको हम? देखिए, थोड़ा समय मुझे भी दीजिएगा शेखर भाई। सभी को राम राम मेरा। मैं आपको पिछली डिबेट में मैंने बताया था, विकास दुबे बदमाश था लेकिन उसका परिवार बदमाश ही था। उसके साथ क्या हुआ हमने देखा। कमलेश तिवारी जैसा हिंदूवादी चेहरा, उसकी हत्या पे उसके हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हुआ। लखनऊ की एक बिल्डिंग में 15 बच्चे जल जाते हैं। ऐसे में वहां पर ब्राह्मण होने के नाते तुरंत कार्रवाई, तुरंत बिल्डिंग को ढा दिया जाता है। दुखद है, बच्चे गिरे, लेकिन ऐसी कितनी बिल्डिंग अवैध बनी हुई है जिन चीजों के कार्यकाल में वो बनी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला था, वहां पर ब्राह्मण और यादव का नाम आया, तुरंत तत्काल कार्रवाई हुई। जो ऊपर के लोग थे वो बचा लिए गए। आपने देखा है ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण त्याग के लिए जाना जाता, बलिदान के लिए जाना जाता है। इसीलिए ब्राह्मण एक छत के नीचे नहीं आ पाता। हर ब्राह्मण अपने को सामने आने से बड़ा विद्वान मानता है। लेकिन अब आती बात, हरिशंकर तिवारी जी का भी उदाहरण भूल गया था। हरिशंकर तिवारी जी के हाथे में जिस प्रकार से वहां पर क्या हुआ सब आपने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। ब्राह्मणों को मुझे लगता है 2 बड़े नेता थे जिनको ब्राह्मण नेता भी आप कह रहे थे। एक पंडित हरिशंकर तिवारी थी, और वर्तमान राजनीति में अगर कोई ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा रहा तो उसने जो ब्राह्मणों को भला कर पाया, उसका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। बसपा में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत टिकट दिलाया और बहुत लोगों को आगे बढ़ाया अपनी पार्टी में। लेकिन हमारे जैसे आम जो ब्राह्मण है, उनकी जो रुचि का चीज है वो क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको। उनकी रुचि इसमें रहती है कि मंदिर जो हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा, काशी, धार्मिक स्थल नैमिष, हमारा वृंदावन, हमारे चित्रकूट, जहां जहां हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, योगी जी के विकास की गंगा को जाके आप देखिए। इन सभी धार्मिक स्थलों पे जिस प्रकार से आज विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, एक आम ब्राह्मण के नाते मैं कह सकता हूँ मुझे खुशी देता है। खुशी देता है कि जब मैं देखता हूँ कॉरिडोर बन रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने मंदिरों में आराम से दर्शन कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है मुझे। आपको बताते हैं कि एक अभी ताजी घटना है, उन्नाव में एक साधु को मारा जाता है। जब साधु को मारा जाता है, मैं ऐलान कर दिया कि मैं आ रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्नाव में। तत्काल पुलिस अधिकारियों ने मुझे फोन किया, शिशिर भाई आपका नाम क्या, बहुत चर्चा उन्नाव। आपका हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए। मैं आपको 48 घंटे का समय दे रहा हूं, फुल इनकाउंटर चाहिए। लाश के बदले लाश चाहिए, भगवा के बदले भगवा चाहिए। तो ऐसे में भगवा वाले को भगवा पहन के कोई मारने आया तो वो वाला भगवा मुझे दे दीजिए। उस साधु का योगी जी ने इनकाउंटर करा दिया। खुशी मिली। ब्राह्मण हम बाद में, लेकिन हमने सनातनी हम पहले हैं। हमको बहुत खुशी मिली जब उस इनकाउंटर किया गया। हमने
पलायन करने वाले जो करेना में पलायन कराता था, जब उसका इनकाउंटर देखते हैं तो हमको खुशी होती है, क्योंकि हम ब्राह्मण से पहले सनातनी हैं। बहुत खुशी मिलती है, हमें खुशी मिलती है और आपको भी मिलेगी। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं अपने बच्चों के साथ गया था, उत्तर प्रदेश में एक परिक्रमा होती है चित्रकूट में। उस परिक्रमा क्षेत्र में आधा हिस्सा आता है उत्तर प्रदेश में और आधा परिक्रमा का हिस्सा आता है चित्रकूट में, और पहले आ जाता है मध्य प्रदेश का एरिया। तो जब हम लोग वहां पर परिक्रमा कर रहे थे तो आधी परिक्रमा क्षेत्र में मैंने देखा दुर्दशा थी, नंगे पैर परिक्रमा हम कर रहे थे। लेकिन आधी परिक्रमा के बाद चमत्कार हुआ, इतना अच्छा वहां पर व्यवस्था थी, आराम से हम लोग चल रहे थे, सब विधिवत वहां सड़क वगैरह सब बनी हुई थी, इतना आनंद आया। तो मैंने वहां दुकानदार से पूछा तो उसने कहा साहब ये योगी जी का प्रदेश आ गया है और वो मोहन यादव का है। तब हमको पता चला ये है मेरे बाबा का जलवा और ये है बाबा की ताकत। मेरे लिए चलिए ठीक है, आपने अपनी तरह से मेरे ख्याल से दोनों ही चीजों को शिशिर जी आपने सामने रख दिया है। ठीक बात है, अब हम इस चर्चा को में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अमलेन जी भी हमारे साथ में आ गए हैं, एक पक्ष कांग्रेस का भी ले लेते हैं। पांडे जी ने जो कहा ठीक है, किस प्रकार से आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है। अब थोड़ी देर आवाज को आप आराम दे दीजिए, मैं जरा अमलेन जी के पास एक बार होकर के फिर आता हूं आपके पास। हाँ आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं शिशिर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं जरा अमलेन जी के पास हुआ हूं, आपकी बात आ गई है, मंच पर आ गई है आपकी बात। अमलेन जी मैं आपसे एक लाइन और ले लीजिए। अच्छा ठीक, दे दीजिए। विवेक पांडे जी ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात, कि प्रचार पे 2.5 करोड़ रुपया पर डे खर्चा हो रहा है, शायद यही कहा था। हाँ। मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं, छोटे भाई हैं। आप बताइए क्या समाजवादी पार्टी में चौराहे स्क्रीन अखिलेश यादव जी की नहीं लगी थी? क्या वो मीडिया को पैसा नहीं दे रहे थे? और 2 कदम आगे ले चलता हूं, मैं कहती हूँ यूपी की इलेक्ट्रॉनिक चैनल संघ का भी वो विधि सलाहकार भी हूं, तो उन्होंने उस वक्त क्या कहा, सारे पत्रकारों को आवाज देने जा रहे थे। तो आवाज जब देने की बात आई तो लिस्ट बनी थी, तो हुआ क्या, उसमें प्रिंट मीडिया वालों ने अपनी लिस्ट दे दी, इलेक्ट्रॉनिक वालों ने अपनी दे दी, उसमें छोटे छोटे संगठनों तो अखिलेश यादव समझ नहीं पाए उस वक्त अखिलेश जी कि अब किसको दे। तब तक में आ गया चुनाव, वरना तो वो ठीक है, वो नारद बिरादरी के साथ में ये होता है, वो ठीक है, नारद बिरादरी के साथ में ये होता है। शिशिर जी आपने अपनी बात रख दी है, हो गया, पॉइंट हो गया। अब आऊंगा विवेक जी आपके पास आऊंगा। अमले जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ब्राह्मण का बड़ा शोर है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस भी कहीं किसी ब्राह्मण को ढूंढ रही है, या आपको लगता है कि वो जो पुराने वाले हैं उन्हीं से काम चल जाएगा? सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी जात धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में आपने खुद देखा होगा कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण नेतृत्व देने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा मौका, सबसे ज्यादा समानता का भाव लेके आगे बढ़ाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से ब्राह्मणों पे आफत सी आ गई है। अब पता नहीं इसको लेके क्या योगी जी के अंदर कोई पर्सनल द्वेष, अभी मैं सुन रहा था अदानी चतुर्वेदी जी को की तारीफ कर रहे थे योगी जी की कि नहीं बढ़िया है, लेकिन एक सोच के देखिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक नैरेटिव सा सेट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जहां जहां चुनाव होता है उस सरकार के फेवर में। अभी मैं देखा था कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट चल रही थी कि कैसे कांवड़िया जो थे भाजपा के लोग कुछ थे उसमें 6 वो बैठ कर रहे कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं अच्छी है, उत्तराखंड में व्यवस्थाएं खराब है। तो ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसी बातें की जाती है, बाकी यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति इस बात को बखूबी से जानता और समझता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ का ब्राह्मण विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। चाहे विकास दुबे का मामला हो, चाहे कमलेश तिवारी का मामला हो, चाहे शंकर तिवारी जी का मामला हो, ऐसे ना जाने कितने मामले निकल के आएंगे जिसमें वर्तमान की भाजपा सरकार की जातिवादी सोच सामने निकल के आ गई है। आप अभी देख लीजिए, वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश किसी थाने में चले जाइए और आप बता दीजिए कि आप पंडित हो, आप ब्राह्मण हो, आप 2 दर्जे के नागरिक मांगे जाओगे, वहां पे आपको संदिग्ध तरीके से देखा जाएगा। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब इनका मुखिया, सूबे का मुख्यमंत्री, उसकी सोच में ये घटित चीजें होंगी तो ये ऐसा होने वाला है। लेकिन ब्राह्मण समाज हमेशा से अगुआ रहा है, समाज को दिशा दिखाने का काम करने का कार्य किया है,
और हो सकता है कुछ वर्षों से भटक गया हो रास्ता। अब उसने अपना पुराना घर, पुराना ठिकाना तलाश लिया है। 2024 में इसकी शुरुआत हो गई थी और आने वाले समय में ब्राह्मण एक बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा संदेश समाज में देने वाला है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब से आप चाहे आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कोई पर्टिकुलर जात के खिलाफ अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रस्ताव। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोग अब बातें कॉमन आने लगी। ठीक है, सपा और बसपा की तरफ से ये बातें पांडे ना होते आ गई हैं अमलेन जी, आ गई हैं। अब मैं कृष्ण मोहन जी के पास चलता हूं ना, समय आखिर में कम पड़ने लगेगा। कृष्ण मोहन पांडे जी, जिस पार्टी की नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखते हो, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखते हो, जिस पार्टी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग आगे बढ़ाते हों, आज पंडितों के नाम पर जिस तरीके का क्लेश भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो रहा है सभी दलों की तरफ से, उसको सोच करके भी बीजेपी कहीं कोई कोना ऐसा है जिसमें चिंतित होती है, या उसको लगता है कि नहीं पंडित तो पंडित है, वो अपने साथ में है, अटल जी का नाम ले लेंगे, दीनदयाल जी का नाम ले लेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दुहाई दे देंगे, और नहीं तो फिर ठीक है अभी रोका है, बाद में लिट्टी चोखा खिला ही देंगे, दो अब वोट। शेखर जी, हम शुरू करते, आपने शुरू जिससे मैं शुरू करना था आपने वही से शुरू कर दिया। एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम जिस बिरादरी से आते हैं, जिस जाति से, हम भारतीय जनता पार्टी या कि संवैधानिक तौर पर कोई भी जातीयता की बात कैसे कर सकता है, परंतु यह भी इस पर चर्चा हो ही रही है तो इसकी शुरुआत भी हम कर लेते हैं। ब्राह्मण जाति ऐसी है जो संस्कृति, परंपरा, आचार, मूल्य, संस्थान, समर्थन, इसी को लेकर जीवन की परंपरा को आगे बढ़ाती है। इससे न लेफ्ट जाती है न राइट जाती है। और हम सारे जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई बता दे कि अपने बच्चे को यूएस भी भेज दे, फिर भी जब वो लौट के आता है तो बोलता है संध्या किए कि नहीं किए। संध्या कर भी नहीं लिया, नहीं भी किया तो बोला मंदिर जाके लौट के आओ, अमेरिका से लौट के आए। हम उस परंपरा को, सनातनी व्यवस्था को लेके जाने वाले लोग हैं। और वहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं साहब ब्राह्मण जो है दूसरी पार्टी में जाएगा। कैसे जाएगा साहब? यही राम मंदिर है जो पिछले 500 वर्षों से किन परिस्थितियों में रहा, ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं बसपा को नहीं कहूंगा, परंतु ये समाजवादी पार्टी के साथी, कांग्रेस पार्टी के साथी किस व्यवस्था, किस मुंह से कहते हैं, इन्हीं के दलों के लोग सुप्रीम कोर्ट में 27 वकीलों की फौज खड़ा करके कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम जन्म काल्पनिक है, राम जन्मभूमि काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। और यहां तो यहां साहब रामायण किसी व्यक्ति विशेष की गई व्याख्या है। ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाले लोग आज कह रहे हैं कि हमारे ब्राह्मण साथ हैं। साहब जब ब्राह्मण काशी विश्वनाथ जाता था और सुबह संध्या करने के बाद जाता था तो मस्जिद दिखती थी, अजानें सुनी जाती थी। हम परंपरागत जीने वाले लोग थे, अपनी संस्कृति के साथ चलने वाले लोग थे, परंतु उसका अपमान किसने किया? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। काशी विश्वनाथ हो, राम मंदिर हो, मां विंध्यवासिनी हो, दरबार हो, देश के उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल है उसको उद्भवता और बेहतर सुंदरता को प्रकाशित करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ब्राह्मण उनके साथ आप ये कह रहे हैं जब परंपराओं के साथ। अब मैं आता हूं बात, मैं अजकर जब आता हूं बात पे, हमारे साथी ने कहा कि पीडी मतलब पंडित, या अखिलेश जी ने कल तो कह दिया कि आज जलेश्वर जी का जन्मदिन है और यही से शुरू करते हैं पीडी मतलब पंडित। पीडी मतलब पंडित हो गया तो साहब पिछड़ा दलित तो आपने छोड़ दिया। अब आज तक जिनको समझाते रहे यही ब्राह्मण, दूसरी जाति नहीं, यही ब्राह्मण आज तक तुम्हारे शोषक रहे, तुम्हें मंदिरों में नहीं जाने दिए, तुम्हें पढ़ने नहीं दिए, आज उन्हें पिछड़ों दलितों को रिमूव करके पंडित लेके चले आए साहब। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हम सारे पत्रकार जुड़े, पत्रकार साथी जुड़े हुए थे, जब केस होता था तो अखिलेश जी पूछते थे क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है, बताओ बताओ, पिछड़ा तो नहीं हो, पंडित हो मिश्रा जी। एक सीएमओ को बोले थे क्या नाम है तुम्हारा, पंडित हो, निकलो यहां से। अभी 1 महीना पहले कन्नौज से अखिलेश जी आ रहे थे, सांभवी मिश्रा फिर बिटिया थी, कितने मन से मनोयोग से बुक्स लेके गई और जब अखिलेश जी से मिली, अखिलेश जी ने पूछा क्या नाम है, उसने बोला सांभवी मिश्रा। बोला
ये सम्मानित आरोप क्या पंडितों का। और तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं कहता हूं, जब अखिलेश जी के मंच पर मानव ब्राह्मण सारे के सारे ब्राह्मण इनके साथ चले गए, तो जब मंच पे ब्राह्मण बोलेंगे बोलो जय श्री राम, भारत माता की जय, तो इनका खजूर टोपी वाला भाईजन कहा जाएगा जो कहता था भैया मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो इनका तो पिछड़ा भी गया, दलित भी गया, पीटी मतलब पंडित हो गया, और जो बचा खुचा वो टोपी वाला खजूर वाला भाई था जय श्री राम बोलते सुन जाएगा। साहब किस दुनिया में पड़े हैं। चलिए ठीक है, मतलब आपकी बात से ठीक है आऊंगा अमलेन जी, आऊंगा अभी ठीक है। आपकी बात से एक मिनट अमलेन जी, आपकी बात से इतना साफ हो गया कि सबका साथ सबका विकास में सभी लोग अपना अपना कॉर्नर ढूंढ लें, पंडित भी ये अपना कॉर्नर ढूंढ सकता है। अब मैं शरद जी के पास जाऊंगा, शरद जी के पास अभी तक मैं गया नहीं। शरद जी, बात एक तो आई गई कि भाई पत्रकारों से भी उनका नाम और वगैरह पूछा गया, कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस रहे जिन्होंने हमारे न्यूज रूम को भी छेड़ा है, मतलब पत्रकारों के, तो वहां पर कौन कितने क्या हैं इसके भी आंकड़े जुटाए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप लंबे समय से कवर करते आए हैं, देखते आए हैं करीब से, जो स्थिति है उसमें ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की जगह जो राजनाथ सिंह का दौर था, बात उस समय पे भी यही होती थी कि एक ठाकुर मुख्यमंत्री बन गया है, ये ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले जब कल्याण सिंह थे उनके उसमें भी वाद जोड़ा गया था, उसके बीच में राम प्रकाश गुप्ता बने, उनके साथ में भी जोड़ा गया। अब योगी आदित्यनाथ हैं तो महंत और ठाकुरवाद दोनों चीजें जोड़ी जा रही हैं। मैं समझना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है, या इससे ही इन्हें श्रेय मिल जाता है कि इस तरीके की चीजें इनके वोट बैंक को इंटैक्ट कर लेती हैं, या फिर बीजेपी किसी जगह पर चूक रही है और फिर एक लंबा गैप भी मिलता है 2003 से लेकर के और 17 के बीच में, जहां भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अपना अस्तित्व तलाशना पड़ा। शेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एक तो आपने सभी अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को इस पैनल में बैठाना और अच्छी डिबेट हुई। एक बात शुरुआत इससे करते हैं कि ये एक्चुअली स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं, तो इस समय अंत में जो जितनी रन बना सकता है उसके प्रयास कर रहा है कि उतने बेहतरीन बैटिंग कर ले, तो सभी लोग जो अपना श्रेष्ठ है उस तरह से कर रहे हैं। स्वाभाविक है जब एक उच्च पद पर जो बैठा होता है उसके पक्ष और विपक्ष में कई बातें कही जाती हैं, वो खास तौर पे जातिगत तौर पर आपने बहुत पीछे से ले लिया, कल्याण सिंह जी से लेकर के यहां तक। अगर बहुत गहराई में देखा जाए तो भाजपा जातिगत नेता बहुत पैदा करने जैसी बातें नहीं करती रही, भले उसके यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहे हो, मगर वो जाति के रूप में इस तरह का नहीं रहा कि वो एक है। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ा भाजपा में भी, जब ब्राह्मणों में जैसे ब्रजेश पाठक जी भाजपा ब्राह्मण नेता होके आए तो भाजपा के ब्राह्मण नेता नहीं थे, तो स्थापित ब्राह्मण नेता थे बसपा के। या अभी इधर अभी आए जो आपके सपा के जो मंत्री बनाए गए वो मनोज पांडे जी, मनोज पांडे हैं, स्थापित जितिन प्रसाद मनोज पांडे, तो जी, तो वो सब एक स्थापित दूसरी पार्टियों के थे। भाजपा में इस तरह का रहा नहीं। दिनेश शर्मा जी और इस तरह के कुछ लोग, एक ये नया चलन हुआ है, वो शुरुआत करी गई है। ब्राह्मण कभी भी इस तरह से कभी नहीं रहा है कि वो कोई बहुत संगठन जैसा बना करके रहे या कुछ समूह बना करके रहे, मगर वो हमेशा से बहुत प्रभावी तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। उसका कारण ये है कि वो कहीं शिक्षक के तौर पर, या ये कहें कि वो एक मुखर, एक उसका पीढ़ियों से उसका व्यक्तित्व रहा है। तो वो भले 10 से 12% हो उत्तर प्रदेश में, मगर उसके बावजूद भी उसका जो प्रभाव है वो उससे कई गुना पड़ता है। अब इसमें एक चीज और ले ली जाए कि कोई सरकार बनने में 3 वर्गों का अगर एक हो जाए एकीकरण तो सरकारें बन जाती हैं। जैसे आपने बहन जी के पीरियड में बसपा की बात करी, तो उस पीरियड में दलित, अगड़ा और अल्पसंख्यक ये एक समूह बना, उनकी सरकार बन गई। एसपी के पीरियड में पिछड़ा, अगड़ा और अल्पसंख्यक सरकार बन गई। इस बार अगड़ा, पिछड़ा और दलित, तो 3 वर्गों का अगर कहीं एक समूह बन जाता है तो सरकार बन जाती। तो इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का पारंपरिक वोट है ब्राह्मण, उस पर वोट करना एक कठिन काम है, मगर
एक सीमा होती है, 10 वर्षों की सरकार हो रही है, लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बाहर के लोग आए हैं तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ जो अंदर के लोग हैं उनकी अपेक्षाएं कहीं ना कहीं आहत हो रही होंगी। और खास तौर पे पिछले बीते दिनों से जो कुछ घटनाक्रम हुआ, वो चाहे राम मंदिर का रहा हो, वो चाहे शंकराचार्य जी का रहा हो, ऐसे कई घटनाक्रम, वो लगातार सीक्वेंस में ऐसे घटनाक्रम हुए जिसको लेकर के विपक्ष ने एक अपने अच्छे अवसर के रूप में उसको महसूस किया और सब लोग आ गए। अभी बसपा के संभवतः प्रवक्ता कह रहे थे कि ये नहीं पता कि जाएगा कहां। ये बात तो अभी हम लोग अभी थोड़ा सा जल्दी है, मगर अंतिम समय है, इस समय जो बेहतर तरीके से अपनी बात को कह रखेगा वो तो अपनी ओर आकर्षित करेगा। और एक चीज कि अब जैसे अभी जैन जी का एक बड़ा आंदोलन हुआ, राजनीति नित्य नित्य नए प्रयोग कर रही है। अगर किसी ने अगर अपडेट नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो राजनीतिक दलों को भी अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से जातीय समीकरण तो जोड़ने ही हैं, उसके साथ ही धरातल पर, जमीन पर क्या क्या करना है, इस विषय में भी अपने आप को, अपने विषय को रखना होगा और वही आगे चल करके उनके स्कोरिंग होगा। वर्तमान स्थिति में अभी आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन किधर जाएगा। ठीक बात है, यानी ब्राह्मणों को लेकर के भी जो गोलबंदी शरद जी अब शुरू हुई है, ये भी अपनी तरह से आपको लगता है कि जरूरी भी थी और शायद वक्त की नजाकत भी थी, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज समझ रही हैं। मैं थोड़ा सा पॉइंट्स ले लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। विवेक जी अपनी पॉइंट रख दीजिए, आप पॉइंट ही रखिएगा, ज्यादा समय नहीं रह जाएगा वरना। मैं पॉइंट रखूंगा। ब्राह्मणों की बात हो रही है, ब्राह्मणों की चर्चा है, तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट रखूंगा, एक ब्राह्मणों की और एक जो हमारे सत्ताधारी बैठे हैं जो कि योगी चालीसा पढ़ रहे थे उनकी। पहले मैं ब्राह्मणों की बात कर देता हूं। पूर्व विधायक विजय मिश्रा जेल में, दिलीप मिश्रा जेल में, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा जेल में, पूर्व एमएलसी संजय द्विवेदी जेल में, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमित दुबे जेल में, पूर्व मंत्री कमलेश पाठक जेल में, ईस्ट ब्लॉक प्रमुख त्रिंबक पाठक जेल में, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला जेल में, पूर्व चेयरमैन आशीष शर्मा जेल में, पूर्व अजीत विक्रम पांडे जेल में, पूर्व चेयरमैन अनुपम दुबे जेल में, पूर्व विधायक पवन पांडे, नगर अध्यक्ष श्यामू अवस्थी जेल में, मधुकर मिश्रा, अतुल द्विवेदी, गणेश मिश्रा, संजय दीक्षित, उपेंद्र पांडे, अवधेश पांडे, हरीश मिश्रा, अशोक दीक्षित, अनुराग दुबे, ब्रजेश अवस्थी, ललित कौशिक, मनोज तिवारी, आशीष उपाध्याय, सब के सब ब्राह्मण जितने भी संभ्रांत थे, सब अपराधी थे, उनको जेल भेज दिया गया। ठीक अब इनका जवाब दे दूं। अब सुन लीजिए, नहीं कंक्लूड कर रहा हूं सर। ब्रिजेश सिंह सबसे बड़े संत, सुभाष सिंह ठाकुर, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप, सुधाकर सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर, संजय प्रताप सिंह, गुड्डू सिंह, राजन तिवारी, योगेश भदौरा, त्रिभुवन सिंह, अभिषेक सिंह हनी, अखंड प्रताप सिंह, बदन सिंह बद्दो, ये लोग कौन है? पॉइंट टू बी नोटेड। अब विवेक जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, इसका जवाब आप हाँ ना में दे दे तो मैं अगले बात चला जाऊं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो आपकी नजर में जेल में है, यानी जो कल्प्रिट नहीं है, जिनके लिए आपकी हमदर्दी है, जिनका नाम आपने लिया और जिनको आप कल्प्रिट मान रहे हैं, क्या ये स्थिति पलट जाएगी? मतलब वो जेल से बाहर और ये जेल के अंदर, राजा भैया XYZ। जितने राजनीतिक पूर्वाग्रह योगी सरकार बनने के बाद ब्राह्मणों पे मुकदमे किए गए, सारे वापस किए जाएंगे और सबको जेल से बाहर लाएंगे। नहीं, जो बाहर है वो अंदर जाएंगे या नहीं, ये भी सवाल है। नहीं, मैंने क्या कहा, पहले हम ब्राह्मणों को बाहर लाएंगे, जितने भी राजनीतिक पूर्वाग्रह के मुकदमे और जो बाहर है। ठीक, जो बाहर है, जवाब आ गया। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड, हो गया। अरे नहीं, कहाँ आ गया? अरे आ गया, अभी देखिए अमलेन जी बताएंगे। अमलेन जी अब आप बताइए, आप गठबंधन, अरे गठबंधन वाले को कुछ तो बोलने दीजिए, सब आप ही बोल देंगे तो फिर क्या? अमलेन जी बोलेंगे, बताइए भाई। अभी कुछ नाम इन्होंने लिए, ब्राह्मणों के, वो ब्राह्मणों को बाहर निकालेंगे, जिनके बाकी के नाम लिए उनको आप अंदर भिजवाएंगे नहीं इनसे? देखिए, हमारा संविधान ना रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कौन बड़ा अच्छा है, तो जो दोषी होंगे बिल्कुल जाएंगे, इसमें कहने वाली बात है। नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के तो मैनिफेस्टो में उन्होंने तो आतंकियों को भी छोड़ा था, ऐसा नहीं है। वो मैनिफेस्टो और संविधान अपनी जगह पे, बिल्कुल जेल जाएंगे। वो रही होता है, हम कोई पूर्वाग्रह के साथ हम किसी को जेल थोड़ी भेजेंगे। जैसे अब विजय मिश्रा जी का नाम ले लीजिए, उनको जेल भेजा गया, इसलिए भेजा गया क्योंकि वो ब्राह्मण है, विपक्षी पार्टी से इसलिए भेजा गया क्योंकि वो बसपा से प्रत्याशी थे। हम ये कार्य नहीं करेंगे। बाकी वो जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। कांग्रेस की नजर में बाकी वो बिल्कुल वो पाक साफ हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है आपकी नजर में? मतलब जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो डाउटफुल है क्या कांग्रेस की नजर में?
10 सेकंड योगी ठीक है। आदित्यनाथ जी और क्या है? कांग्रेस पार्टी ने योगी पूर्व में भी आदित्यनाथ काम जी के किया। जो हमारे मुकदमे थे केंद्रीय उनको क्या मंत्री माना भी जाए? बाकायदा हमने उनको जेल में भेजा है ताकि उन पे आरोप लगे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी शुरू होने वाला है। थोड़ा सा सब्र रखिए, जनता बदलाव के मूड में पूरी तरीके से आ चुकी है। अच्छा, ठीक। इनके इस्तीफे नहीं होते थे, इस्तीफे शुरू हो गए। ठीक है। इनके लोग सत्ताधारी जो पैसे फंडिंग करते थे, चुनाव लड़ते थे, जेल नहीं आते थे, अब वो जेल जाने ठीक के ठीक कगार ठीक पे हैं। हो गया अमलेन जी, हो गया। मैं अब- जनता ठीक है, राजीव जी से जरा सा जवाब लेता हूँ। राजीव जी, आपका पॉइंट क्या अरे है? कृष्ण मोहन जी सुरक्षित रहेंगे, आप परेशान ना हो। देखिए नहीं शेखर आऊंगा जी, आऊंगा आप सारा लोग कंट्रोल कृष्ण करना है। राजीव जी के देखिए, विचारों की खुद से जो सुनी जा ठीक है, रही अमलेन है। जी, राजीव जी का जो पॉइंट विवेक भाई ने अरे बहन जी, जो विवेक भाई ने बताया, हाँ। नहीं मैं बता रहा हूं, आगे चल रहा हूं। जो विवेक भाई ने कहा वो पूर्णतया सत्य है। द्वेष की राजनीति की गई ब्राह्मणों के लिए पिछले कई वर्षों में, और वो जनमानस में फैल गया, और फैल गया तो वो नुकसान होना है, और जो द्वेष किया है उसी के लिए नुकसानदायक है। पहला चीज। दूसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात कर रहा था ना, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं रहे। कलराज मिश्रा जैसे व्यक्ति का उपेक्षित करके और उधर नोएडा में बैठा दिया गया। लक्ष्मीकांत पांडे जी जो एक महत्वपूर्ण धुरी थी, और केंद्र की सरकार जब केंद्र की सरकार बनी थी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, जब 71+2 लाए थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का ही यहाँ बोलबाला था उत्तर प्रदेश के अंदर। वो भारतीय जनता पार्टी के है, मैं नहीं अपनी कर रहा, लेकिन उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं हमको चुभती है, अमलेन को चुभती है, विवेक को चुभती है, चतुर्वेदी जी को चुभती है कि इनकी अपेक्षा क्यों हुई। बात समझ रहे ना? आने की बात होती है कभी जो अच्छा ठीक है, ये लोग कभी आने को तैयार होते हैं आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ आवे या ना आवे, हम पूछ रहे हैं सामाजिक आपसे। तौर पे अगर देखते अरे हैं, मतलब इतनी हमदर्दी, इतना प्यार नहीं, जहां मिलेगा पंडित को, हो शेखर जी, सकता है बिदक जाए, चला जाए। कतई नहीं शेखर जी, आवे ना आवे वो अलग बात है, लेकिन एक हमदर्दी के नाते जो आज वाद चल रहा है, उस हमदर्दी में उत्तर प्रदेश का एक एक ब्राह्मण लक्ष्मीकांत जी को ये और कल्याण पॉइंट मिश्रा है, जी को याद ये करता ठीक है, इसको ये पॉइंट बढ़िया है, ये अच्छा पॉइंट है राजीव जी ने जो कृष्णमोहन जी इसको नोट कर लीजिए कि देखिए ब्राह्मण बाकी पार्टियों में अगर उपेक्षित महसूस करता है तो वो खट से आपके पास आ गया, सत्ता बदली, उसने अपना फायदा नुकसान देखा, आपके साथ में आ गया। लेकिन आपका जो पंडित जुड़ा हुआ है वो इतनी आसानी से इधर उधर डेविएट नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया शिशिर जी। नहीं वो हो ना हो, हाँ नहीं वो ठीक है, वो ये वैलिड पॉइंट है आपका। इनका पंडित हिल नहीं रहा, बाकी पार्टियों के पंडित हिल रहे हैं। एक चीज और है, हाँ एक चीज और है, कृष्ण मोहन जी ने सारे तीर्थ स्थल गिनवा दिए, लेकिन कृष्ण मोहन जी एक चीज नहीं गिनवाया जो ब्राह्मण बहुत व्यथित है, ये जो चंदा चोरी हो गया। हाँ। इस समय जो मुख्य दोषी थे उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? इतने दिन में तो जेल हो जाता है, बाबा जी तो फट से बुलडोजर चला देते हैं। अभी उसका जवाब तो देखिए, अभी वो वहां से नहीं आएगा, वो जवाब वहां से नहीं आएगा, वो जवाब वहां से नहीं आएगा बीजेपी की तरफ। ओ मैं बता रहा हूँ, अरे राजू सुन लीजिए, उसका जवाब कहां से आएगा मुझको जाने तो दीजिए, सूत्रधार मैं हूं, नारद जी को जाने दीजिए आप। हम चलते हैं अब शिशिर जी की तरफ। शिशिर जी आप समझिए, अरे आप देखिए अभी देखिए कैसे जेल पहुंचाते हैं सब। शिशिर जी अब इस सवाल का जवाब भी आप ही के जिम्मे मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, वकील भी हैं, और बहुत करीब से आपने पूरे राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है, और जो कुछ हुआ है उसका आहत कितने हैं और जो हुआ उसकी सत्यता से कैसे मरहम लगना है, यह आपसे बेहतर कौन बताएगा? देखिए पूरा अगर सत्य जब बोलने लगता हूं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। राम जन्मभूमि का जब बात आती तो भावनात्मक रिश्ता है मेरा, क्योंकि राम जन्मभूमि का मैं पक्षकार हूं और मथुरा काशी में भी हूं। राम मंदिर में मुझे कई बार दुख हुआ जब राम मंदिर में भूमि पूजन हुआ, तो उस वक्त मैं वहाँ कई नदियों का जल और माटी लेके गया, वहाँ मैंने चंपत राय को वहाँ कलश दिया, और यहाँ पर और तमाम लोग यहाँ जब जाना चाह रहे सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। भूमि पूजन में मुस्लिम पक्ष को बुलाया गया और जो हिंदू पक्ष ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको इन्होंने बुलाया नहीं। उसके बाद पूरे देश में लड्डू बांटे गए, एक लड्डू भी हिंदू महासभा जो सन 1949 से लड़ाई को लड़ रही थी, एक लड्डू नहीं दिया, और बीजेपी तो उसमें पक्षकार भी नहीं थी, और वहां पर ट्रस्ट बना।
सुनिए, ट्रस्ट बनाने के लिए ये कहा गया था ट्रस्ट बनाइए, मंदिर बनाइए और हट जाइए। ये ट्रस्ट बना के वहां बैठ गए। अब ये चढ़ावा वाला मामला, इसके लिए अखिलेश जी को धन्यवाद देंगे कि अखिलेश जी ने भाई इस बात को खोला भी। लेकिन अगर आप ठीक से खोलेंगे तो मैंने तो इस पे याचिका भी की कर रखी थी इस पूरे मामले को, कि गाय का मांस खाने वाला वहां क्यों जाएगा। गाय आलिया भट्ट वहां पूजन में बैठेंगी, मुस्लिम पक्ष पूजन बैठेगा, जितने पक्षकार थे उनका निरादर किया गया। और आज भी ट्रस्ट में हिंदू महासभा का पत्थर तो वहां लगा दिया इन्होंने, उसमें लिखा है हिंदू महासभा लड़ाई लड़ी, लेकिन एक भी पक्षकार हिंदू महासभा से नहीं लिया। आखिर क्यों? दूसरी चीज, राम जन्मभूमि इसकी जो लड़ाई है पूरी अब खुली ही चढ़ावे की, इसमें ये नाम तो उजागर कर दिए, लेकिन 23 जनों की जो बड़ी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जो एक जाति विशेष की है, बड़ी रजिस्ट्रियां हैं, चढ़ावे में तो चोरी 2-4-5 करोड़ रुपए की, लेकिन जो जमीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए वो क्यों हुए और किसने किए? ठीक, अब इसका जवाब ले लेते हैं, वरना फिर से समय नहीं बचेगा। बीजेपी से अब हम जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, पूरी हो जाए। शेखर भाई 10 सेकंड। अच्छा चलिए। देखिए, बैंक में पैसा जाता ही क्यों है? अगर इस पैसे का इस्तेमाल एक बड़ा इंजीनियर कॉलेज खोल दे, उसी पैसे से वहां एक कैंसर अस्पताल बना दे और धर्मशाला 100 कमरों की बना दे, तो इलाज कराने वाले आएंगे, राम मंदिर भी जाएंगे और इंजीनियरिंग से अच्छे छात्र निकलेंगे, उनके परिवार भी वहां जाएंगे पूरे देश भर के, और वहां पर जो धर्मशाला मिलेगी उनको लाभ मिलेगा। बड़े बड़े अडानी ग्रुप और ये लोग जाके होटल जो बना रहे हैं अमिताभ बच्चन, वहां तीर्थ यात्री को जाएगा, शराब के क्वार्टर लेके जाके वहां कमरे मौज करेगा, ये पर्यटन स्थल बन जाएगा, तीर्थ स्थल। चलिए ठीक है, आपने सुझाव भी दे दिए, ठीक है। शेखर भाई, 1-1 रुपया इस ट्रस्ट का वहां पर हिंदुओं के लिए, विकास के लिए धर्मशाला, ठीक है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। कृष्ण मोहन जी, आपने बात समझ ली है। मेरे ख्याल से कई दुखती रग हैं इस समय समाज की, लेकिन यह बात भी आपके लिए मजबूत है कि आपका पंडित नहीं हिला है। बाकी पार्टियों के पंडित इधर उधर होते रहे हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि पंडित आपको गारंटी दे रहा है। आपके सरकार में जो चंदा चढ़ावा चोरी, मतलब राम मंदिर बनवाया, उससे यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि चढ़ावा चोरी हो जाएगी। यह मामला अभी भी फांस बना हुआ है। शेखर जी, देखिए, 2 स्पष्ट बात करता हूं। एक तो कि आपने कहा कि जो चढ़ावा चोरी हुआ वो हमें लाइसेंस नहीं हुआ। भाई, भारतीय जनता पार्टी वहां पक्षकार भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कोई व्यक्ति भी नहीं है उस ट्रस्ट में, भारतीय जनता पार्टी से उस ट्रस्ट और वहां के चढ़ावे से कोई मतलब भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि जिन लोगों ने भी वहां पे, कृष्ण मोहन जी, आप ये ना कहिए कि आपके प्रधानमंत्री जी ने जिनका नाम ले लिया देखिए, कृष्ण मोहन जी, यही चीजें तो जनता को खा रही है कि आप दोनों बातें कहते हैं। यही चीजें जनता को खा रही है कि एक तीर्थ क्षेत्र आप बनाते हैं, उसमें व्यक्ति आप रखते हैं, सारे लोगों का समायोजन आपका प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, मेरे पास अब आखिरी कुछ क्षण बचे हैं। 1 सेकंड, मैं इस चर्चा को कंक्लूड करा लेने दीजिए मुझे। ठीक है शरद जी, मैं ठीक है, हो गया। शरद जी, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा कि आप चर्चा को कंक्लूड कर दें। एक पत्रकार की नजर से क्या समझ में आता है ब्राह्मण की दर? ठीक है शिशिर जी, शरद जी के पास जाने दीजिए मुझे। ब्राह्मण को इग्नोर करके कोई पार्टी कहीं भी स्थापित होने के लिए सोचे अगर, तो ये बड़ा कठिन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो मत निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, भले चाहे वर्ग कम हो। पारंपरिक वोट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का है, उसको खींचना बहुत कठिन काम है। इस बात के लिए जितनी पार्टियां और अतिरिक्त प्रयास कर रही हैं, उनको अपने बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अंत में जब देखते हैं, जैसे सपा ने पीडीए इतनी चर्चा करी है कि वो जिस रूप में अब भले उसका नाम ले रहे हो, मगर वो स्थापित हो गई है। बहन जी का एक बहुत लंबा अंतराल हो गया, जिसको लेकर के जैसे वो आई, अब तय करा, उन्होंने दोबारा से एक्टिव हो रही हैं, मगर एक बीच में बहुत लंबा गैप हो गया। कांग्रेस का जमीनी स्तर पे एक है, उसकी एक सीमा है वहां पे। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो सपा और भाजपा के तौर पर यही सामने दिखाई देती है। वही जो ज्यादा नंबर गेन कर पाएगा, अपनी बात प्रमुखता से रख पाएगा, वही एक तरह से आगे वाले अपना स्कोर कर पाएगा।
ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, शिशिर जी, अमलेन जी, कृष्ण मोहन जी, राजीव जी, विवेक जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्राह्मण इस देश की वो धुरी है जिस पर यह हिंदुस्तान अपनी तरह से चल रहा है, और ये इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण के पास कोई ऐसी ताकत है। ब्राह्मण इस समाज का वो सत्य है जिसमें सही और गलत का भान अगर ब्राह्मण के मुंह से बाहर आ रहा है तो भारत में ज्यादातर आबादी उस बात को समझने की कोशिश करती है। माने ना माने ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो उसका अपना निर्णय है अंतिम। लेकिन अगर कोई बात कोई पंडित जी कह रहे हैं तो उस बात में कुछ वजन होगा या उस पर चिंतन हो सकता है। यह हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा के रूप में पीढ़ियों में आगे बढ़ता आया है। अब वो पंडित विद्वान है नहीं है यह भी मायने नहीं रखता, वो पंडित जी हैं इतना ही मायने रखता है। तो ऐसे में निर्णय आदमी अंतिम अपने से ही लेता है। इसलिए अब हर राजनीतिक दल अपनी तरह से इस पंडित या ब्राह्मण को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि ब्राह्मण जहां पर खड़ा है उसके बाद ही सारे पाले शुरू होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का पाला नहीं होता, ब्राह्मण दूसरों के पाले होते हैं। नमस्कार। जो लोग पीडीएफ की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब पिछड़ा गायब हो गया, तो पिछड़ों ने लड़ाई लड़ी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी का यह अत्यधिक घटिया चरित्र है। देवी देवताओं और सनातन पर प्रहार और गालियां दे रहे थे, आज वह भी राम को चोला पहन लिए हैं। हम तो इसमें धन्यवाद देंगे वारे मोदी जी, अरे वारे योगी जी।